जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, और उत्तर प्रदेश स्पेशल में कवर कर रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके को। अभी तक 3 डिस्ट्रिक्ट को हमने कवर कर दिया है और तीनों वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वह तीनों डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने कवर किया था वाराणसी को, उसके बाद आजमगढ़ को, देन मिर्ज़ापुर को। तो अभी तक 3 जिले कवर हो गए हैं और आज का चौथा पार्ट है, यानी चौथे पार्ट में हम कवर कर रहे हैं जौनपुर को। तो जौनपुर के इतिहास से जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर जौनपुर की बात करते हैं, तो जौनपुर के इतिहास के बारे में, क्योंकि जौनपुर का इतिहास भी काफ़ी रोचक है। तो एग्ज़ाम में जो जो प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर किस मंडल में आता है? तो यह वाराणसी मंडल में आता है। तो वाराणसी मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। तो वाराणसी मंडल में वाराणसी खुद आता है, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर। यानी वाराणसी मंडल में 4 ज़िले आते हैं। एक क्वेश्चन इसी से तैयार हो जाता है कि वाराणसी मंडल में कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले। और चारों ज़िलों को याद रखिए, पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा वाराणसी मंडल में शामिल ज़िला नहीं है। तो वाराणसी मंडल में वाराणसी हो गया, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर, 4 ज़िले हो गए। तो इसी में से हम जौनपुर को आज सेलेक्ट किए हैं। तो जौनपुर की स्थापना कब हुई? जौनपुर किस नदी किनारे है? बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जौनपुर ज़िला किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है? तो जौनपुर में जौनपुर ज़िला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करें इसकी स्थापना की, 1359 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। चलिए आगे इसी सेगमेंट में चलते हैं और इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम इस स्थान पर कन्नौज के शासक ने आक्रमण करके इसे अपने अधीन कर लिया और इसका नाम यवनपुर रखा। यानी सबसे पहले जौनपुर का नाम क्या रखा गया था? यवनपुर रखा गया था। और यह किसने सबसे पहले आक्रमण किया था? तो कन्नौज के शासक ने आक्रमण किया था सबसे पहले, और आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया। यानी कन्नौज के शासक ने इस क्षेत्र में सबसे पहले आक्रमण किया, और जिसको आज जौनपुर के नाम से जाना जाता है। और जब इसको अपने अधीन कर लिया तो अधीन करने के बाद इसका नाम क्या रखा? यवनपुर रखा। ठीक उसी के बाद तुगलक शासक ठीक उसी के बाद तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक, जिसको एमएफटी कहा जाता है, ने इसकी स्थापना 13वीं सदा ठीक है 13वीं सदी में अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जिसको एमबीटी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। और जिसका वास्तविक नाम क्या था? जौना खां था। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, यहाँ पर 13वीं सदी में अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, ठीक है, इसने स्थापना की, और जिसका वास्तविक नाम क्या था? जौना खां था। और इसी कारण जो है इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया। और जौनपुर शहर की स्थापना की बात करें 1359 में इसकी स्थापना हुई। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, और जिसका वास्तविक नाम क्या था? जौना खां था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इसका वास्तविक, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खां था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि जौनपुर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जौनपुर जिले का मुख्यालय जौनपुर में ही है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ की जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या कितनी है? तो 44,94,204 यहाँ की जनसंख्या है। ठीक है, या इसको ऐसे याद रखिए 4494,204 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें, तो सबसे अधिक, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर है। कितना लिंगानुपात है? 1018 लिंगानुपात है। लिंगानुपात का मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 1000 पुरुषों पर 1018 महिलाएं। यहाँ पर जो लिंगानुपात सबसे अधिक है। वहीं पर सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो गौतम बुद्ध में सबसे कम लिंगानुपात है, केवल और केवल 851 लिंगानुपात है, और सबसे साक्षर जिला भी है। इसको भी याद रखिएगा और क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं।
वहीं पर अगर आपसे पूछे ग्रामीण क्षेत्र में जौनपुर में लिंगानुपात कितना है तो 1027 है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो जौनपुर में सबसे अधिक लिंगानुपात है। और यहाँ पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 1027 यहाँ का लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों पर 1027 महिलाएं हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर। और कितनी संख्या है 851 सबसे कम में, और सबसे अधिक 1018 है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा कि भारत के इतिहास में एक बार, ठीक है, भारत के इतिहास में एक बार स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ और उसका नाम क्या रखा गया, सरकी राज्य रखा गया। और भारतीय इतिहास में केवल एक बार ही ऐसा हुआ था कि स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ और उसका नाम क्या रखा गया, सरकी राज्य रखा गया। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारत के इतिहास में एक बार स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ जिसका क्या नाम रखा गया था, तो आपको बताना होगा सरकी राज्य रखा गया था। बात करें सरकी राज्य की स्थापना की, इसके संस्थापक कौन थे, तो मलिक सरवर थे। क्या थे भैया, मलिक सरवर थे। और जिनका अन्य नाम क्या था, ख्वाजा जहां था। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा, जिनका अन्य नाम क्या था, ख्वाजा जहां। एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकी राज्य के अगर संस्थापक की बात करें तो मलिक सरवर हो जाएंगे, इनका अन्य नाम था ख्वाजा जहां। वहीं पर अंतिम शासक की बात करें, अंतिम शासक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतिम शासक कौन है, हुसैन शाह सरकी। यानी सरकी राज्य के अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी और संस्थापक मलिक सरवर थे। इसी सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए इसमें जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वह कौन था, इब्राहिम शाह सरकी हुआ था। सबसे प्रतापी शासक इब्राहिम शाह सरकी हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि मध्यकाल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो मध्यकाल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जौनपुर ही था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, मध्यकाल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, जौनपुर था। वहीं पर शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं जौनपुर से ही ली थी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से ही प्राप्त की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिराज ए हिंद तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कम से कम अभी तक 50 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सिराज ए हिंद को क्या कहा, सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्योंकि यहाँ पर स्थापत्य कला और बाकी अध्ययन केंद्र स्थापित हुए, इसकी वजह से यहाँ पर पूर्व का सिराज कहा जाता है। तो सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, किस जिले को कहते हैं, जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में स्थापत्य कला की सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है, तो मध्यकाल में स्थापत्य कला की सरकी शैली का सबसे उत्कृष्ट नमूना अटाला मस्जिद है। देखिए मध्यकाल में दो शैलियाँ निर्मित हुई, एक तो सरकी शैली और दूसरी मुगल शैली। और वहीं पर सरकी शैली में स्थापत्य कला में सबसे उत्कृष्ट मस्जिद की बात करें तो अटाला मस्जिद है। और वहीं पर मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है, ताजमहल है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मध्यकाल में दो शैलियाँ निर्मित की गई, कौन कौन सी, एक थी सरकी शैली, एक थी सरकी शैली और दूसरी थी मुगल शैली। तो यहाँ पर सरकी शैली का सबसे उत्कृष्ट नमूना कौन सा, अटाला मस्जिद है। और मुगल शैली का सबसे उत्कृष्ट नमूना ताजमहल है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए जौनपुर के पहले राजा कौन थे, ये भी याद रखिएगा। तो जौनपुर के पहले राजा कौन थे, तो यह थे मलिक उल शर्फ थे। तो जौनपुर के पहले राजा कौन थे, मलिक उल शर्फ थे। ठीक है, मलिक उल शर्फ थे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर जब जितना हमने बताया है और इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, यही से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ अटाला मस्जिद है। क्या है, अटाला मस्जिद है। और इसका निर्माण कार्य फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1393 ईस्वी में प्रारंभ कराया गया था और 1408 में इब्राहिम शाह सरकी ने इसको पूरा करवाया। ठीक है, अटाला मस्जिद का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1393 ईस्वी में प्रारंभ करवाया गया और 1408 में इब्राहिम शाह सरकी ने इसको पूरा करवाया। तो स्थापना की बात करें इब्राहिम शाह सरकी द्वारा करवाया गया 1393, लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया, 1408 में इब्राहिम शाह सरकी ने पूरा करवाया। अटाला मस्जिद की ऊंचाई की बात करें तो अटाला मस्जिद की ऊंचाई 100 फीट है। कितनी भैया, 100 फीट अटाला मस्जिद की ऊंचाई है। चलिए यहीं पर लाल दरवाज़ा भी है और लाल दरवाजे के निर्माण की बात करें तो 1450 ईस्वी में
लाल दरवाजे का निर्माण किया गया। और यहीं पर एक प्रसिद्ध मस्जिद है यहाँ पर, झंझरी मस्जिद, तो इसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा किया गया था। और शीतला माता चौकिया धाम यहीं पर है। शाही किला और शाही पुल जो कि अकबर के शासनकाल में बना था, ये भी आपके जौनपुर में ही स्थित है। और जौनपुर की जो इमरती है बहुत प्रसिद्ध है, और जौनपुर की इमरती को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, किसी विशेष क्षेत्र के लिए किसी विशेष प्रोडक्ट को जो स्थान दिया जाता है उसे जीआई टैग कहते हैं, यानी वह स्थान उसी प्रोडक्ट के लिए प्रसिद्ध रहेगा। तो जौनपुर की जो इमरती है बहुत प्रसिद्ध है, यह विदेशों में इसकी सप्लाई भी होती है। ठीक है, वहीं पर ऊनी दरी की बात करें, ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ऊनी दरी को शामिल किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। वहाँ यहाँ पर जितने क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए, आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है, बताना है कि विंडम वाटरफॉल किस जिले में स्थित है। ठीक है, विंडम वाटरफॉल किस जिले में स्थित है, क्योंकि जितने जिले हमने कराया उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। और ये अटाला मस्जिद है। ठीक है, ये अटाला मस्जिद है, और इसकी अगर टोटल ऊंचाई की बात करें तो टोटल ऊंचाई कितनी है, 100 फीट है। ठीक है, टोटल ऊंचाई 100 फीट है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, और यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अगर जौनपुर की बात करें, जौनपुर वाराणसी मंडल में आता है। वाराणसी मंडल में कितने जिले आते हैं, वाराणसी मंडल में 4 जिले आते हैं, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर। वाराणसी के यहाँ पर जौनपुर की स्थापना 1359 में हुई, और यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और सबसे पहले कन्नौज के शासक ने इस पर आक्रमण करके इसको अपने अधीन कर लिया और यवनपुर नाम इसका रखा। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई की याद में यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसकी स्थापना की, और इसका वास्तविक नाम जौना खां था, तो इसी के नाम पर जौनपुर की स्थापना हुई। ठीक है, 1359 में। मुख्यालय की बात करें, जौनपुर इसका मुख्यालय है। जनसंख्या 4494,204 इसकी जनसंख्या है। लिंगानुपात 1018 यानी सबसे अधिक है, और सबसे कम लिंगानुपात के बारे में गौतम बुद्ध है, यहाँ की जनसंख्या। ठीक है, यहाँ की जो साक्षरता दर भी सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है। ग्रामीण क्षेत्र में बात करें, जौनपुर में सबसे अधिक लिंगानुपात है, 1027 से 1000 पुरुषों पर। चलिए, और भारत के इतिहास में एक बार स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ, और जिसका नाम क्या था, सरकी राज्य था। वहीं पर सरकी राज्य के संस्थापक की बात करें तो मलिक सरवर थे, इनका अन्य नाम ख्वाजा जहां था। अंतिम शासक की बात करें, हुसैन शाह सरकी थे। सबसे प्रतापी शासक इब्राहिम शाह सरकी हुए। वहीं मध्यकाल का शिक्षा में प्रसिद्ध स्थान रहा जौनपुर का। शेरशाह सूरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं जौनपुर से ही ली थी, और इसे सिराज हिंद या पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। और मध्यकाल में 2 शैलियाँ प्रचलित हुई, एक तो सरकी शैली और दूसरा मुगल शैली। सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना अटाला मस्जिद है, और मुगल शैली का सबसे उत्कृष्ट नमूना ताजमहल है। जौनपुर के पहले राजा मलिक उल सर्फ थे। और पर्यटन की बात करें तो यहाँ पर अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा, झंझरी मस्जिद, शीतला माता चौकिया, शाही किला, शाही पुल और आदि चीज़ें यहाँ पर स्थित हैं। और जीआई टैग किसे दिया गया है, इमरती को जीआई टैग दिया गया है। और ओडीओपी में किस प्रोडक्ट को शामिल किया गया, तो ऊनी दरी को शामिल किया गया था। तो इसी के साथ हम लोग का जीके वाला जो पोर्शन है जौनपुर का, ये समाप्त होता है। बस इतना ही आप अच्छे से इसको दिमाग में रखिए, इसी में से क्वेश्चन बार बार मिलता है। और फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना है, कंप्यूटर ई बुक के रेफरेंस में और यूपी ट्रिपल एस सी का जो नया पैटर्न है, इस पैटर्न को देखते हुए हमने कंप्यूटर की ई बुक बिल्कुल हैंड रिटन्स तैयार की है। और इसमें जो नए नए टॉपिक ऐड किए गए हैं, इसको भी हमने अच्छे से रखा है, जैसे एआई, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पर जितने चैप्टर आप देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से डिजाइन करके हर एक टॉपिक के बाद PYQ क्वेश्चन रखा गया है। और इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा है 9793661506, इस पर आप 100 रुपये पेमेंट करके, ये फ़ोन पे नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी, 100 रुपये पेमेंट करके इस पर स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन कर दें। उसके बाद थोड़ी देर बाद इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यूपी जीके की ई बुक भी है, और यूपी जीके की ई बुक भी इसी प्रकार तैयार की गई है। और यहाँ पर इसकी प्राइस की बात करें 125 रुपये है, और इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। और इसके देखिए 2 ई बुक हैं। ठीक है, 125 में आपको 2 ई बुक प्रोवाइड होंगी, एक तो यूपी स्पेशल और दूसरी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। तो यहाँ पर आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट रखा गया है। और बुक लेने का प्रोसेस हमने बता दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें, वहाँ पर सब कुछ डिटेल से बताया गया है। देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर का जो सेगमेंट है आप देख सकते हैं डेमो के रूप में, इस प्रकार कंप्यूटर हमने डिजाइन किया है।
और अभी हमने अटाला मस्जिद की बात की है, तो अटाला मस्जिद में इसकी ऊंचाई कितनी 100 फीट है। उसी प्रकार देखिए ऐतिहासिक स्मारकों की जो ऊंचाइयां हैं, रूमी दरवाजे की ऊंचाई, ताजमहल की ऊंचाई, ताजमहल में कुल कितने मंजिल हैं, बुलंद दरवाजे की ऊंचाई, बुलंद दरवाजे में सीढ़ियों की संख्या 42 है, और राम मंदिर की ऊंचाई, राम मंदिर में कितने मंजिल हैं। तो ये सब कलेक्शन आपको जल्दी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, और इसका हमने कलेक्शन एक साथ किया है, तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा पढ़ने में। तो आज ही इस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट इसमें रखा गया है, ठीक है। और आप लोग अगर डेमो देखना चाहते हैं तो हाई लिखकर इस नंबर पर, ठीक है, हाई लिखकर इस नंबर पर आप सेंड कर दीजिए, और उसके बाद आपको डेमो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एक नए जिले के साथ।